हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास में आज हम सर्किट एनालिसिस के अंतर्गत नया टॉपिक देखते हैं। चतुर टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पैरामीटर्स का मतलब प्राचल, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम 3 प्रकार के पैरामीटर्स देखेंगे। एक जेड पैरामीटर, जिसको हम खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल भी कहते हैं। इसके बाद में है अपना वाई प्राचल, जिसको हम कहते हैं लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। इसके बाद में हम देखेंगे एच प्राचल, जिसको हम कहते हैं संकर प्राचल। तो अपना जो टॉपिक है वो देखिए क्या है। आज का अपना ये टॉपिक है चतुर टर्मिनल या द्विद्वारक जाल के प्राचल। द्विद्वारक जाल का मतलब होता है टू पोर्ट नेटवर्क। क्या होता है? टू पोर्ट नेटवर्क। ये है अपना टू पोर्ट नेटवर्क। देखिए, टू पोर्ट नेटवर्क या चतुर टर्मिनल जाल कैसा होता है वो मैं यहां पर आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, ये क्या है? चतुर टर्मिनल जाल, जिसको हम कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या होता है? ये होता है फर्स्ट पोर्ट, ये होता है इसका सेकंड पोर्ट, ठीक है। ये 1 1 एंड 2 2 चतुर टर्मिनल, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से 4 टर्मिनल है। टू पोर्ट, ये एक तो होता है इनपुट पोर्ट, ये होता है इसका आउटपुट पोर्ट। इसको हम कहेंगे कौन सा? इनपुट, और इसको कहेंगे अपन आउटपुट पोर्ट। आया समझ में? इसके लिए हम 3 प्रकार के पैरामीटर्स, वो कौन कौन से हैं? पैरामीटर्स 3 प्रकार के पैरामीटर्स हैं। वो है अपना फर्स्ट जेड पैरामीटर, नंबर 2 जेड पैरामीटर। इसके बाद में नंबर 2 है अपना वाई पैरामीटर्स। वाई पैरामीटर्स एंड थर्ड है अपना एच पैरामीटर। देखिए, 3 प्रकार के पैरामीटर हमको यहां पर देखने हैं। तीनों को हम अलग अलग यहां पर देखते हैं। जेड पैरामीटर को खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल का पैरामीटर को हिंदी में कहते हैं प्राचल। वाई पैरामीटर, इसको कहते हैं हम लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। एंड एच पैरामीटर, इसको कहते हैं संकर प्राचल या हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। तो यहां पर एक ये चतुर टर्मिनल जाल हमने लिया है। इसमें जैसे कि मान लीजिए इनपुट वोल्टेज V1 है, आउटपुट वोल्टेज V2 है। इनपुट में अपन क्या लेंगे? वोल्टेज V1, यहां पर वोल्टेज क्या होगा? V2, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, ठीक है ना। यहां पर करंट फ्लो हो रही है I2, ठीक है। तो देखिए यहां पर I1 और I2, V1 और V2 अलग अलग पैरामीटर्स के लिए इसकी कंडीशंस जो होंगी वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी।
जैसे जब हम जेड पैरामीटर को देखेंगे ना, उस स्थिति में I1 और I2 को हम स्वतंत्र चर के रूप में लेंगे। किसमें लेंगे? I1 और I2 को स्वतंत्र चर के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। और V1 और V2 को, जो कि I1 और I2 पर डिपेंडेंट होंगे, V1 V2 किस पर डिपेंडेंट होंगे? I1 I2 पर, तो ये परतंत्र चर होंगे, ठीक है। जब हम Y पैरामीटर को देखेंगे, उस स्थिति में जस्ट Z का अपोजिट लिया जाएगा, तो प्रवेश्यता जो होता है प्रतिबाधा का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो वहां पर हम V1 V2 को स्वतंत्र चर के रूप में लेंगे और I1 और I2 को डिपेंडेंट चर के रूप में लेंगे, आया समझ में। फिर यहाँ पर H पैरामीटर है, ये हाइब्रिड पैरामीटर है, ठीक है। तो क्रमशः हम यहाँ पर इनको अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर Z पैरामीटर क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसको देख लीजिए आप एक बार, मैं इसको मिटाता हूँ फिर। तो इसमें फर्स्ट अपना है Z पैरामीटर, क्या है अपना? Z पैरामीटर। तो Z पैरामीटर के लिए हमने एक चतुर टर्मिनल जाल यहां पर शो किया है, जिसमें I1 और I2 स्वतंत्र चर हैं, V1 और V2 जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हैं, ये डिपेंड करेंगे किस पर? I1 और I2 पर। तो हम यहाँ पर V1 और V2 को I1 I2 के फलों के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर V1 इक्वल F, ये फलन होगा किसका? I1 और I2 का। V1 जो होगा, इसका फलन होगा I1 I2 का, क्योंकि V1 जो है I1 I2 पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से V2 जो होगा, फलन होगा I1 और I2 का। इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं, क्योंकि V1 और V2 Z पैरामीटर्स में डिपेंडेंट चर होते हैं और I1 I2 क्या होते हैं? स्वतंत्र चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर V1 और V2। अब इससे हम फर्स्ट और सेकंड हमने दो इक्वेशन प्राप्त की है। हम यहाँ पर V1 और V2 में दो इक्वेशन से प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 में 2 का क्या करेंगे? हम आंशिक अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? आंशिक अवकलन के द्वारा। कैसे? कि जब I1 और I2 में अल्प परिवर्तन होता है, क्या होता है? अल्प परिवर्तन, तो उसके संगत V1 और V2 में भी क्या होता है? अल्प परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इस चतुर टर्मिनल जाल में जो यहाँ पर एन टर्मिनल लिए गए हैं वो रैखिक लिए गए हैं। कौन कौन से रैखिक हैं? जैसे कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, कुछ भी हो सकते हैं, विभिन्न इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें V और I के मध्य ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? सरल रेखा होता है, ठीक है। और पैरामीटर्स, Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स ये क्या है? ये वोल्टता या धाराओं के अनुपात के पदों में व्यक्त की गई राशियां हैं, या वोल्ट एम्पियर, वोल्ट अपन एम्पियर अनुपात का हो सकता है, एम्पियर अपन वोल्ट अनुपात हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर से समीकरण 1 में 2 के आंशिक अवकलन के द्वारा हम दो इक्वेशंस प्राप्त करते हैं। वो इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, ठीक है, हमें इसको ऊपर से मिटा देता हूं थोड़ा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के आंशिक अवकलन से हम इक्वेशन क्या प्राप्त करते हैं? जिनमें अल्प परिवर्तन होगा तो dV1 इक्वल, देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे डेल I1 अपॉन डेल V1 अपॉन डेल I1, और यहां पर लिखेंगे dI1, ठीक है, प्लस
फिर लिखेंगे डेल V1 अपॉन डेल I2 और इसको लिखेंगे अपन dI2। आया समझ में? तो पार्शियल डिफरेंशियल में हमने इसको कैसे लिखा है, अंत परिवर्तन के रूप में। जब I1 और I2 में अंत परिवर्तन करेंगे तो V1 में क्या अंत परिवर्तन होता है, उसके संगत ही पार्शियल डिफरेंशियल इस प्रकार से होता है, ये हमको आना चाहिए। तो ध्यान रखना है अपन को, V1 जो अपन ने यहाँ पर लिया है, ये जो V1 लिया है इसमें डेल V1 अपॉन डेल I1 और dI1 जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हो गया, ध्यान रखना है हमको। इसी प्रकार से डेल V1 बाई डेल I2 dI2, ठीक है ना। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन की एक कंडीशन होती है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसी प्रकार से हम दूसरे इक्वेशन को कैसे ले सकते हैं, dV2 इक्वल हम लिखेंगे यहाँ पर डेल V2 बाई डेल I1 अपॉन डेल I1, ये हो जाएगा यहाँ पर dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 dI2। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से आंशिक अवकलन की सहायता से 2 इक्वेशंस प्राप्त कर ली। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो किस प्रकार से किया है अपन ने, इस प्रकार से हम इसका आंशिक अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन हमने प्राप्त की है। अब आगे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। समीकरण 3 और 4 में जो अल्प परिवर्तन dV1 लिया है अपन ने, क्या लिया है यहाँ पर dV1 dV2 जो भी यहाँ पर dI1 dI2, तो परिवर्तनों को हम क्या लिखें, जैसे कि यहाँ पर डेल V1 और डेल I1, क्या है यहाँ पर डेल V1 और डेल I1 dI1, इसको अपन परिवर्तनों को V और I के पदों में लिख दें। क्या लिखे हम यहाँ पर, इन परिवर्तनों को हम V और I के पदों में लिख सकते हैं। जैसे कि dV1 को हम V1 लिख दें, dV2 को हम V2 लिख दें। क्या लिख दें, dV1 को हम कैपिटल V1 लिखें, इनमें हम लिखें dV1 को हम लिखें V1, dV2 को हम लिखें V2। डेल V1 बाई डेल I1, ये क्या है, वोल्ट एम्पियर अनुपात। क्या है, वोल्ट एम्पियर अनुपात। इसको हम ले सकते हैं प्रतिबाधा। वोल्ट अपॉन I क्या होता है, प्रतिरोध या प्रतिबाधा होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पर इसका मात्रक क्या है, ओम है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, देखिए डेल V1 बाई डेल I1, जिसको हम ले सकते हैं Z11। क्या ले सकते हैं, Z11, ठीक है ना। Z11 लिख देंगे इसको। dI1 को, जैसे हमने dV1 को V1 लिखा है, dI1 को हम I1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, I1 लिखेंगे। यहां पर इसी प्रकार से इसको लिखेंगे dI1 को हम लिखेंगे I1 और dI2 को हम लिखेंगे I2, ठीक है। यहां पर डेल V1 बाई डेल I2, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसी के सिमिलर Z12 लिखेंगे। इसी में यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए डेल V1 बाई डेल I2, इसको हम क्या लिखेंगे Z12। यहां पर इसको I1 I2 लिख दिया, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल V2 बाई डेल को Z21 लिखेंगे। यहां पर इसको लिखेंगे हम डेल V2 बाई डेल I1, इसको हम लिखेंगे Z21 और इसको क्या लिख देंगे हम Z22। क्या लिखेंगे, Z22 डेल V2 बटे डेल I2, इसको हम लिखेंगे Z22। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जो इसमें परिवर्तन है dV1, dI1, dV2, dI2 जो भी है, dV को हम V लिखेंगे, dI को हम I लिखेंगे। और वोल्ट और एम्पियर का जो अनुपात है, इसको हम क्या प्रतिबाधा के रूप में लिखेंगे, ये Z11, ये Z12, Z21 और ये Z22, ठीक है। ये हम इसमें स्थानांतरण करते हैं। स्थानांतरण करने पर हमें जो ये इक्वेशन 3 और 4 है वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे, वो यहां पर देखिए। तो इसको नीचे लिखेंगे समीकरण
3 तथा 4 को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहां पर से हम इसको मिटा देते हैं। समीकरण 3 और 4 को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम V1, इसको हम ले लेते हैं V1 इक्वल Z11, क्या लिखेंगे हम? Z11 और यहां पर क्या आया था? DI1 को हम लिखेंगे I1, ठीक है। इसके पश्चात प्लस Z12, इसको हम क्या लिखेंगे? I2। फिर यहां पर V2, इसको हम लिखेंगे Z21, इसको लिखेंगे हम I1 प्लस Z22, इसको हम लिखेंगे I2। जो समीकरण 3 और 4 इसको देखना कि उसके स्थान पर जो अपन ने यहां पर ये क्या किया है, इसको dV1 को V1, dV2 को V2 से प्रतिस्थापित करेंगे, dI1 को I1 से, dI2 को किससे प्रतिस्थापित करेंगे अपन? I2 से। इसी प्रकार से इसको अपन Z11, ये Z12, इसको Z21 और इसको Z22 मानेंगे तो अपन समीकरण 3 और 4, 5 और 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। आया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहां पर हमने V1 और V2 के रूप में समीकरण 5 और 6 को प्राप्त कर लिया। आया समझ में? अब इसको देखिए, यहां पर Z11, Z12, Z21, Z22, इस समीकरण 5 और 6 से एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स को प्राप्त करते हैं। हम क्या करते हैं? एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स मिलेगा और वो क्या होगा? समीकरण 5 व 6 से प्रतिबाधा मैट्रिक्स प्राप्त होता है हमको, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। और वो कैसा मिलता है हमको? ये मिलेगा प्रतिबाधा मैट्रिक्स, ये हमको प्राप्त होगा Z11 I1, Z12 I2, Z21 I1 और ये हो जाएगा Z22 I2। समीकरण नंबर 7। हमें यहाँ पर Z पैरामीटर्स में प्रतिबाधा मैट्रिक्स कौन सा प्राप्त होता है? ये प्राप्त हो जाता है। आया समझ में? तो इसमें हमको यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर Z के रूप में हमने प्रतिबाधा मैट्रिक्स प्राप्त कर लिया, ये कहलाएगा प्रतिबाधा मैट्रिक्स। अब इसमें Z11, Z12, Z21, Z22 ये क्या कहलाते हैं? Z पैरामीटर्स कहलाते हैं। किसके लिए? एक चतुर टर्मिनल जाल के लिए Z पैरामीटर, जहां पर Z11 खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, ठीक है ना। Z12 इसके बाद में क्या है? Z12 जो क्या है? खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है। Z21 जो है खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है, और Z22 जो है खुले परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा कहलाती है। और यही क्या कहलाते हैं? Z पैरामीटर्स कहलाते हैं। आया समझ में? तो देखिए जहां यहां पर Z11 क्या है? यहाँ पर Z11 और Z11 किसके बराबर है? Z11 इसके पहले जो अपन ने जहां पर जो प्रतिस्थापन लगाया था उनको देखिए, Z11 हमने किसको लिखा था? Z11 लिखा था अपन ने डेल V1 बटे डेल I1, Z11 इक्वल डेल V1 बाई डेल I1, इसको अपन ने Z11 लिखा था। और ये होता है यहाँ पर ZI, और इसको कहते हैं खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं इसको, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। I का मतलब इनपुट, निवेशी प्रतिबाधा, Z का मतलब इम्पीडेंस, ठीक है, Z11। इसी प्रकार से Z12 को हमने क्या लिखा था? Z12 को हमने लिखा था
देखिए Z12 में क्या आया था यहाँ पर डेल V1 बाई डेल I2, जिसको हम लिखेंगे ZR, खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, खुले परिपथ की कौन सी प्रतिबाधा? उत्क्रम अंतरित, उत्क्रम अर्थात रिवर्स, उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है, 1 2 प्रतिबाधा इसकी है 1 की 2 के सापेक्ष प्रतिबाधा, ठीक है ना, 1 की 2 के सापेक्ष, 2 के सापेक्ष में क्या है, ये इधर पीछे की ओर बैक में है, रिवर्स की ओर है, इसलिए हम क्या कहेंगे ZR, खुले परिपथ के उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। इसी प्रकार से इसमें Z21 है, ये खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा हो जाएगी, फॉरवर्ड के लिए, आगे के लिए, ठीक है ना, और Z22 हो जाएगी, Z22 ये कहलाएगी अपनी खुले परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा, आउटपुट। तो इनको भी क्रम से हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आया समझ में? तो इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा देख लीजिए। और हमने ये समीकरण 5 और 6 प्राप्त किया, प्रतिबाधा मैट्रिक्स को लिखा, ठीक है ना, इससे हमने Z11 को ZI लिखा, Z12 को ZR लिखा, 2 पैरामीटर्स हमने यहाँ पर ZI और ZR प्राप्त किए, जिसको Z11 Z12। इसी प्रकार से 2 नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं, उनको अपन कैसे व्यक्त करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर Z21 को हम क्या लिखेंगे, डेल V2 बाई डेल I1, ये कहलाएगा यहाँ पर ZF, इसको हम कहेंगे खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा, अग्र अंतरित प्रतिबाधा, खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा है ये, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में Z22, ये हो जाएगा डेल V2 बाई डेल I2, ये कहलाती है ZO, इसको हम लिखते हैं खुले परिपथ की निर्गत खुले परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा। तो हमने यहां पर क्या देखा, Z11, Z12, Z21, Z22, ये 4 जो हैं हमें चतुर टर्मिनल या द्विद्वारक या 2 पोर्ट नेटवर्क के Z पैरामीटर्स कहते हैं, इनको पैरामीटर्स कहते हैं, जो कि किनके द्वारा व्यक्त किए गए हैं, वोल्ट एम्पियर अनुपात में व्यक्त किए गए हैं, ये कहलाते हैं Z पैरामीटर। आगे समझ में? हमें यहाँ पर Z पैरामीटर जो हमने 4 प्राप्त किए हैं वो हमने यहाँ पर एक करके समझ लिया है। अब पुनः देखिए यहाँ पर समीकरण 5 व 6 को मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एट लास्ट समीकरण 5 व 6 को किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में V1 V2 ये लिखेंगे, दिस इज इक्वल Z11 Z12 Z21 Z22 और इनटू में यहां पर लिखेंगे I1 और ये I2। समीकरण नंबर 7। ये जो इक्वेशन हमने समीकरण नंबर 7 प्राप्त किया है, इसे हम समीकरण 5 व 6 से प्राप्त किया है। पुनः इसको हम यदि सॉल्व करें तो हमें समीकरण 5 से प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हमें यहाँ पर Z पैरामीटर्स को बताने के लिए एक चतुर टर्मिनल जाल लेना है,
टू पोर्ट नेटवर्क लेना है। टू पोर्ट का मतलब होता है जिसमें एक इनपुट पोर्ट हो जिसमें 2 टर्मिनल हो, एक आउटपुट पोर्ट हो जिसमें 2 टर्मिनल। हमने 1 1 2 2 2 टर्मिनल लिए हैं, ठीक है ना। इनपुट में वोल्टेज V1 है, आउटपुट में वोल्टेज कितना है, V2 है, ठीक है। इनपुट धारा कौन सी I1 है और आउटपुट धारा कौन सी है, I2 है। आया सुने, जिसको हमने आंशिक अवकलन की सहायता से परिवर्तनों के रूप में प्राप्त कर लिया। यहाँ पर I1 I2 जो है स्वतंत्र चर है, जबकि V1 V2 क्या है, डिपेंडेंट चर है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में उसको हमने लिखकर हमने यहाँ पर Z11, Z12, Z21, Z22 ये जो कि पैरामीटर्स होते हैं एक द्वारा मैट्रिक्स को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम Z पैरामीटर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से और समझने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर इसी प्रकार से यदि हम Y पैरामीटर्स देखेंगे तो Y पैरामीटर सब क्या है, इसको पढ़ने के बाद में और इजी हो जाता है। क्या होता है, Y पैरामीटर्स जो हो गया वो इसको पढ़ने के बाद में और इजी हो जाता है। इजीली तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हमने Z पैरामीटर पढ़ लिया है तो Y तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि Y जो पैरामीटर्स होता है वो Z पैरामीटर्स के इनवर्स के बराबर होता है। यानी कि Y इक्वल Z इनवर्स, यानी कि Z मैट्रिक्स जो हमने प्राप्त किया है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स जो प्राप्त किया है उसका अपन इनवर्स निकाल लें तो हमको Y पैरामीटर्स आसानी से मिल जाता है। तो बच्चों आपको Z पैरामीटर समझ में आ गया। Y पैरामीटर्स नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे जो इजीली समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए पढ़िए, ठीक है। थैंक्स।